नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तैयारी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आया हूं। इसके पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 में कुछ गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 6 जो था कि तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल या सभी उल्लिखित। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, सभी उल्लिखित, यानी सभी पर निर्भर करती है। मैंने गलती से दोस्तों ऑप्शन सी बताया था जो कि गलत था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो था, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? तो जो नाइक्रोम होता है निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हमने ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बी ही टिक किया था, लेकिन जब हमने एक्सप्लेन किया था तो निकिल और कॉपर दोस्तों बोल दिया था, जो कि गलत है। यहाँ पे क्रोमियम होगा, निकिल और क्रोमियम। तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट है, निकिल और क्रोमियम। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है? चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता साइकिल सवार। इसमें से दोस्तों किस में एक समान वृत्तीय गति है? दोस्तों एक समान वृत्तीय गति होता क्या है कि वृत्तीय पथ पर कोई गतिशील पिंड या कोई गतिमान पिंड समान समयांतराल में अगर समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। दोस्तों चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करते उपग्रह की गति और वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलते हुए साइकिल सवार की गति, ये तीनों गतियां जो हैं ये एक समान गति का उदाहरण है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड व थर्ड तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति, एक समान वेग, एक समान चाल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक समान त्वरित गति। अगला क्वेश्चन है, तापमान की वृद्धि से शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या स्थिर रहता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का विद्युत ऊर्जा के लिए क्या अर्थ है? यूनिट, मात्रा, जूल या शक्ति? दोस्तों 1 किलोवाट घंटा का अर्थ होता है 1 यूनिट, अर्थात ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाएंगे तो उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा क्या कहलाएगी? 1 यूनिट कहलाएगी। अर्थात 100 वाट और 10 घंटे, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 1000 वाट घंटे। और दोस्तों 1000 वाट घंटा मतलब, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा अर्थात क्या कहलाएगा? 1 यूनिट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुक का नियम लागू होता है इलास्टिक लिमिट पर, प्लास्टिक लिमिट पर, फ्रैक्चर पॉइंट पर या परम शक्ति अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर? किस पे हुक का रूल अप्लाई होता है? ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट, अर्थात प्रत्यास्थ सीमा पर हुक का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है नोक? जब आप CO2 एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी नोक क्या होती है? बेहद गर्म हो जाती है, यह गर्म हो जाती है, यह थोड़ा ठंडा हो जाती है या यह बेहद ठंडा हो जाती है? दोस्तों जो CO2 एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग करने पर जो उसकी नोक होती है बहुत ठंडी हो जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सूखा पाउडर आग बुझाने वाला यंत्र इसके ऊपर डैश बैंड के साथ मिल सकता है, पीला, नीला, काला या क्रीम? दोस्तों इसके पहले कुछ वीडियो में हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उसके ऊपर जो बैंड मिलता है वो मिलेगा आपको ब्लैक कलर का, और जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर जो बैंड मिलेगा वो क्रीम कलर का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात किया है ड्राई पाउडर, अर्थात सूखा पाउडर जो होता है आग बुझाने वाला यंत्र उसके ऊपर
नीले कलर का आपको बैंड मिलेगा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला। और दोस्तों जो गीले रासायनिक एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके ऊपर येलो कलर का बैंड मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर से मापा जाता है गति, दूरी, दूध की शुद्धता या विस्थापन। दोस्तों दूध की शुद्धता जो होता है उसको किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? दूरी को मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडोमीटर से दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की चालकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री की प्रकृति पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, धातु का प्रतिरोध पर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। दोस्तों किसी धातु की कंडक्टिविटी अर्थात चालकता उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इम्पीडेंस 26 ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 24 ओम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 25 ओम, 10 ओम, 12 ओम या 23 ओम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या दिया गया है? परिपथ में इम्पीडेंस अर्थात जेड बराबर जो है वो 26 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अर्थात एक्स जो है वो 24 ओम है। दोस्तों फार्मूला होता है जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। यहाँ पे जेड क्या है? इम्पीडेंस है, आर स्क्वायर क्या है? रेजिस्टेंस, जो कि आपको निकालना है, और एक्स सी अर्थात कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है? 24 ओम है। इस फार्मूले में अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो जेड बराबर क्या है? 26 ओम, तो 26 का ओवर क्या कर दोगे? क्या आ जाएगा? 262 आ जाएगा। आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, और दोस्तों एक्स सी स्क्वायर अर्थात कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 24 ओम। इसका ओवर करोगे 24 का तो क्या आ जाएगा? 576 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 26 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है और यहाँ पे 24 का स्क्वायर है। 26 का वर्ग क्या हो जाएगा? 676 हो जाएगा, और 24 का वर्ग क्या हो जाएगा? 576 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 676 माइनस 576। आर बराबर क्या हो जाएगा? √100, और ये 100 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग 10 आ जाएगा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 10 ओम आएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 10 ओम। दोस्तों जो फार्मूला बताया गया है, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आप याद कर लेंगे, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध क्या है? ससेप्टेंस, कंडक्टेंस, एडमिटेंस या रिएक्टेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिएक्टेंस। अब दोस्तों रिएक्टेंस होता क्या है इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस नोन एज। दोस्तों रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? इम्पीडेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संवाहक सामग्री अर्थात कंडक्टिंग मटेरियल्स का सही वर्गीकरण क्या होता है? कम प्रतिरोधकता, कम चालकता, कम प्रतिरोधकता और उच्च चालकता, उच्च प्रतिरोधकता और उच्च चालकता, या मध्यम प्रतिरोधकता मध्यम चालकता। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कम प्रतिरोधकता और उच्च चालकता होनी चाहिए कंडक्टिंग मटेरियल अर्थात चालक पदार्थों का। अगला क्वेश्चन है, कम प्रतिरोधकता वाली सामग्री का उदाहरण है सिल्वर, मैग्नीज, मैग्नीशियम या टंगस्टन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिल्वर। इसका प्रतीक क्या होता है? Ag। सिल्वर जो दोस्तों सबसे कम प्रतिरोधकता वाली मटेरियल होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध किसके विपरीत होता है? लंबाई के, तापमान के, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के या प्रतिरोधकता के। दोस्तों जो चालक का प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, वो क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्र होता है उसके विपरीत होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो वस्तु की चाल क्या होगी। दोस्तों फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv²। के का मान क्या दिया गया है आपको, 1 किलोग्राम की वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा 1 जूल हो। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या है, 1 जूल है, बराबर 1/2। द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम की वस्तु, यानी द्रव्यमान भी आपका 1 हो जाएगा। वस्तु की चाल अर्थात v आपको v फाइंड आउट करना है। तो ये 2 में है, यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये पूरा गुणे में है तो यहाँ पे क्या बचेगा, v² बराबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, v² बराबर 2। v बराबर क्या हो जाएगा, √2, और √2 का मान क्या होता है 1.414। अर्थात ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग 1/2 अर्थात आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। दोस्तों फार्मूला भी बताए थे, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके वेग को 1/2 कर दिया जाए। अब देखो जो गतिज ऊर्जा होती है वो वेग की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, के अनुक्रमानुपाती v²। तो जब v² है यहाँ पे और वेग को आधा कर दिया जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा 1/4। तो क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा होगी वो चौथाई हो जाएगी, क्योंकि 1 में 4 से डिवाइड किया गया है तो क्या हो जाएगा 1/4। और अगर गुणे 4 होता तो क्या हो जाता 4 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चौथाई हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चौथाई। अगला क्वेश्चन है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो मशीन की शक्ति होगी। दोस्तों फार्मूला होता है मशीन की शक्ति निकालने के लिए P बराबर W/T। W क्या है, कार्य है, कितना कार्य करती है मशीन, 2500 जूल का कार्य करती है, कितने समय में, 5 सेकंड में करती है दोस्तों। तो ये इसकी पावर क्या आ जाएगी, 5 से काट दो, 25 अर्थात 500, क्या आ जाएगी 500 जूल प्रति सेकंड क्या होता है, वाट, अर्थात 500 वाट आएगा दोस्तों आपके पास करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे 500 वाट का कोई ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है, ये 50 वाट और 0.5 वाट, और 2 ऑप्शन है किलोवाट में, ये है 500 किलोवाट और 0.5 किलोवाट। तो अगर वाट वाला सही होता तो 500 वाट होता, तो वाट कोई आंसर सही नहीं है, तो क्या करो इस वाट को आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लोगे। तो 500 वाट को बदलना है किलोवाट में, तो क्या करोगे 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5/10 ये बराबर क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, अर्थात 0.5 क्या आएगा, ये दोस्तों किलोवाट आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 0.5 किलोवाट। दोस्तों ध्यान देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ये मात्रक जो होते हैं इनका बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि कोई ट्रेन 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में तथा और अंत में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चला, औसत चाल की गणना करो। दोस्तों औसत चाल बराबर क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। अब दोस्तों कुल दूरी, ये दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, ये दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, तो 40 20 और 40 क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस फिर कह रहा है लास्ट में कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से 2 घंटे चला, यानी 2 घंटे चला और उसकी चाल कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में चलता है 30 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। तो लास्ट वाली जो उसकी चाल दूरी थी वो कितनी थी 60 किलोमीटर थी। ये कुल दूरी हो गई 20, 40 और 60। समय क्या लगा, पहले 20 किलोमीटर की दूरी में लगा था 1 घंटा, फिर लगा 1 घंटा, 2 घंटा, और लास्ट में इसने कितना टाइम लिया है 2 घंटा, तो 2 3 1 4 समय लगा 4 घंटे। इसको ऐड कर लो, 6 4 10 तो 12 अर्थात 120/4, 4 तियाँ 12 अर्थात 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ये हो जाएगी आपकी औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मोटर कार अपने वेग को
5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से, यहाँ दोस्तों सी होगा, 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। कार का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में क्या होगा? दोस्तों त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u बटे टी। v माइनस यू अपान टी होता है क्या? त्वरण, एक्सीलरेशन। इस फार्मूले में आप अप्लाई कर दोगे तो अंतिम वेग v क्या हो जाता है? 60 हो जाता है। तो 60 और u क्या था? पहले था 40, तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 40 बटे समय कितना लगा? 5 सेकंड का। 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। 20 बटे 5 अर्थात 5 चौको 20, क्या आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सीलरेशन। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी का आयतन निम्नतम होता है। दोस्तों ध्यान देना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन निम्नतम तथा घनत्व उच्चतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा जब वह लेटा होगा, 2 पैरों पे खड़ा होगा, 1 पैर पे खड़ा होगा या बैठा होगा। दोस्तों फार्मूला होता है दाब P बराबर F अपान ए से आप देखोगे यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अर्थात P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान ए के। फाइनली आप ये बोल सकते हो कि अगर प्रेशर आपको दाब ज़्यादा चाहिए तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आप कम लेना पड़ेगा तभी दाब ज़्यादा आएगा, और अगर आपको दाब कम चाहिए तो आप क्या करोगे? क्षेत्रफल को ज़्यादा लोगे। यानी एक दूसरे के ये दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में बात कहा है कि दाब महत्तम होगा, अर्थात आपको दाब ज़्यादा चाहिए। जब आपको दाब ज़्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे? एरिया कम से कम लोगे। तो इन तीनों में चारों में सबसे कम एरिया किस पे होगा? जब वह 1 पैर पे खड़ा होगा तो सबसे कम एरिया कवर करेगा। ये सबसे कम एरिया कवर करेगा तो लगाया गया दाब सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि उसके द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम के लिए क्या करोगे? जब आपको दाब न्यूनतम चाहिए तो क्षेत्रफल क्या लोगे? क्षेत्रफल लोगे मैक्सिमम। तो अब इन सब में क्षेत्रफल अधिकतम वो कब घेरेगा? जब वो लेटा होगा तब उसके द्वारा क्षेत्रफल सबसे अधिक कवर किया जाएगा। तो अगर बात करें कि दाब निम्नतम कब होगा? जब लेटा होगा तब दाब निम्नतम होगा। और अगर बात करें कि दाब महत्तम कब होगा? जब वह 1 पैर पर खड़ा होगा तब दाब महत्तम होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है? दोस्तों ध्यान देना, 0 केल्विन क्या होता है? न्यूनतम संभव तापमान, जो कि बराबर होता है किसके? -273 डिग्री सेल्सियस की। अर्थात करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ऑप्शन ना हो करके अगर 0 केल्विन का ऑप्शन है तो वो भी दोस्तों करेक्ट होगा, क्योंकि 0 केल्विन बराबर होता है 273 डिग्री सेल्सियस के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? दोस्तों ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, पृथ्वी है और इसके चारों ओर कोई एक उपग्रह गति कर रहा है। अब दोस्तों पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्व बल सेंटर की ओर काम करेगा, और जो इस पिंड है ये गति कर रहा है, इसकी दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ। अगर आप यहाँ पे लेंगे पिंड तो इसकी गति इस तरफ होगी, अर्थात ये जो लगने वाला बल है इसके परपेंडिकुलर काम करेगा। और अगर जो विस्थापन है वो परपेंडिकुलर होगा लगने वाले फोर्स के, ये थीटा अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो कार्य हमेशा क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 जूल। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा रूपांतरण गलत है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 मील बराबर 5280 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंच, या नन ऑफ मेंशन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई गलत नहीं है। ये तीनों यूनिट जो लिखी हैं ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर।